स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली क्वेश्चन वहीं से था, साथ में उसके साथ एक क्वेश्चन को हर जगह ऐड कर दिया गया। तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आज के इस क्लास में हम लोग यही देखेंगे। संविधान के मूल ढांचा या आधारभूत संरचना पर जो क्वेश्चन था, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे तो हम इस पर अपना परिचय देंगे। जैसे परिचय में क्या लिखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। जो अगर चाहो तो यहाँ पर ईयर भी ऐड कर सकते हो, 1973 में। तो सर्वोच्च न्यायालय किसने दिया आधारभूत संरचना, पहले वो हमने बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। किस मामले में दिया, तो वो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिया, और इसी में ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। अब समझाते हैं, इसके बाद लिख रहे हैं हम लोग कि इस संरचना को हम लोग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो हम लोग इसके आदर्शों को, हम लोग जो आधारभूत संरचना है उसके माध्यम से हम लोग इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। दैट इज द मेन पॉइंट, कि इस संरचनाओं के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि आप इन प्रावधानों को हटा नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये पॉइंट को यहां पर लिखना जरूरी था आधारभूत संरचनाओं को डिफाइन करते समय। परिचय में हम लोग इस प्रकार से लिखते जाएंगे। अगर आगे बढ़ेंगे फिर इसमें, अगर इसमें किसमें आधारभूत संरचना में अगर परिवर्तन होता है तो इसका मतलब यह है कि एक नया संविधान लिखा जा रहा है। ये आधारभूत संरचना का डिफिनेशन में जा रहा है कि आधारभूत संरचना आखिर इसको इंपॉर्टेंस जो हम लोग दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि अगर उसमें हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग मानेंगे कि हम लोग एक नया संविधान ही लिख रहे हैं। तो इस संविधान सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिभाषित रखा गया। मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया, ऐसा कोई डिफिनेशन नहीं बनाया गया डायरेक्टली कि किस किस को हम कहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अपरिभाषित है और समय समय पर इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। मतलब जैसा समय आएगा, जैसी जरूरत महसूस होगी, उस हिसाब से हम लोग इस आधारभूत संरचना को डिफाइन करेंगे। तो ये हो गया आपका आधारभूत संरचना का डिफिनेशन। इस सिद्धांत के पीछे का मुख्य सवाल, जो ये सिद्धांत आया, ये आया कहां, बेसिकली कहां से ये कहानी शुरू होती है। तो कहानी जो मेनली शुरू होती है वो होती है यहाँ पे दो आर्टिकल के बीच की लड़ाई थी। एक आर्टिकल 13 था, एक आर्टिकल 368 था। 13 जो आर्टिकल है, हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट भाग 3 जो हमारा है, भाग 3 12 से लेके 35 तक है। तो 12 के बाद 13 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ ऐसा है कि कोई भी एक्ट, रूल, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस जो भी हो, वो मूल अधिकारों को कम या हटाती है तो वैसा रूल, एक्ट, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस जो होगा वो नल एंड वॉइड, निष्प्रभावी हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल 13 में डिस्क्राइब किया हुआ है। वहीं आर्टिकल 368 जो है वो कहता है कि इस आर्टिकल के द्वारा, इसके बताए गए रास्तों के, मतलब नीतियों के द्वारा, तरीकों के द्वारा आप संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकते हैं। तो एक पार्ट में बोल रहा है कि कोई ऐसा एक्ट जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और अनुच्छेद 368 कहता है कि हम इसके द्वारा किसी भी रूल को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मेनली बेसिकली ये लड़ाई थी इस दो आर्टिकल के बीच की। तो इसको आपको मेंस में अपने आंसर राइटिंग में दिखाना पड़ेगा कि आधारभूत संरचना का जो इतिहास है वो कहां से शुरू होता है। तो हमने लिखा भी इस चीज को, मूलतः इस सिद्धांत के पीछे का मुख्य सवाल यह था कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम या हटाया जा सकता है। क्या हम मौलिक अधिकारों को कम कर सकते हैं या मौलिक अधिकारों को हम हटा सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर मेनली ये था। संविधान की भाषा में अगर कहें तो दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच ये टकराव थी। ठीक है, तो ये हमने पहले बता दिया। आधारभूत संरचना का डिफिनेशन कब आया, किसके द्वारा लाया वो बताया, और इसके पीछे का इतिहास कि कहां से ये कहानी शुरू होती है। उसके बाद आधारभूत संरचना के कुछ अवयव हैं, उनको आप यहां पर दिखा सकते हैं। जैसे संविधान की सर्वोच्चता होगी, कानून का शासन होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, शक्तियों का विभाजन होगा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव इत्यादि। ये कुछ अवयव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए कि आधारभूत संरचना में हम किन किन बातों को रखेंगे।
उसके बाद आता है हिस्ट्री कि ये शुरुआत जो हुई आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच की लड़ाई कैसे कैसे शुरू हुई। पहला केस होता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में। ये क्या था, शंकरी प्रसाद ने केस किया था भारत सरकार पर इस बात को लेके कि प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था, याद करें फर्स्ट अमेंडमेंट जो वो था वो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। उस पर यह क्वेश्चन उठाया गया क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल था। तो इस लैंड रिफॉर्म के रूल के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कटेल करने की कोशिश हुई, जिसको लेके शंकरी प्रसाद ने केस कर दिया। तो लिखे गया मेंस में ऐसे ही लिखेंगे आंसर भी हम लोग कि इस वाद में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसने संविधान के भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट, तो भाग 3 का उल्लंघन किया है, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति को रखता है। यानी शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि अगर संसद 368 का प्रयोग कर रहा है तो वो आर्टिकल 13 को नल एंड वॉइड करते हुए इसके अंदर जो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट उसको भी संशोधित कर सकता है। तो फर्स्ट केस यहां पर ये होता है जिसमें क्लियर हो जाता है कि हम लोग आर्टिकल 368 के द्वारा फंडामेंटल राइट को भी हम लोग वहां पर संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा केस जो होता है वो होता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय अपने इस निर्णय को जो उसने दिया था पहले वाले केस शंकरी प्रसाद वाले केस में उसको पलट दी और बोली कि नहीं 368 के तहत तुम भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकते हो। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और यह माना कि संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। यहां तक मामला पलट गया। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण केस होता है वो होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, जो सबसे अच्छा हो इसका पूरा कंक्लूजन निकाला। पहले पार्ट में कहा कि 368 के द्वारा हम मौलिक अधिकार को भी संशोधित कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने डिसीजन को चेंज कर दिया और कहा कि अब हम फंडामेंटल राइट पार्ट 3 को अमेंड नहीं कर सकते हैं। थर्ड वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहां पर यह मामला लगातार चलता रहेगा, मैन टू मैन ये वेरी करेगा डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय को जन्म दिया जिसमें कहा गया कि संसद संविधान की आधारभूत संरचनाओं को परिवर्तित या विचलित नहीं कर सकती है। यहीं पर डिफिनेशन शुरू होता है संसद की आधारभूत संरचना, ठीक है, यहीं पर यह कहानी शुरू होती है। अब आधारभूत संरचना को इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया। उसने कुछ नहीं कहा कि भाग 3 फंडामेंटल राइट, हम ये सब कोई बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं संसद संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में। तो क्वेश्चन उठा कि ये क्या होता है, जो हमने शुरू में अपना डिस्क्रिप्शन में परिचय में दे दिया। उसने ये निर्णय दिया कि संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वो निरंकुश नहीं है। मतलब आपके पास संशोधन की शक्ति है, 368 आपको संशोधन करने की आजादी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी संशोधन कर देंगे। और संसद के पास संविधान में संशोधन की शक्ति है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन नया संविधान लिखने की शक्ति नहीं है। मतलब उसने ये माना कि आधारभूत संरचना जो है अगर उसमें आप चेंज लाते हैं तो आप फिर से एक नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको संशोधन की शक्ति दी गई है, नया संविधान लिखने की शक्ति नहीं दी गई है। तो संविधान की आधारभूत संरचना के विषय में व्याख्या दी और बताया कि संविधान की यह आत्मा या मूल भाव है, यानी कि अगर इस मूल भाव को ही आप बदल देंगे तो आप नया संविधान लिख देंगे, ठीक है। यही कहा यदि इसमें परिवर्तन होगा तो हमारी संविधान ही बदल जाएगी। सो केशवानंद भारती वाले केस में संविधान की आधारभूत संरचना को डिफाइन किया, उसके महत्व को बताया और बताया कि अगर हम आधारभूत संरचना को चेंज करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको इसकी आजादी कोई नहीं देगा।
नया संविधान लिखने की आजादी आपके पास नहीं है, आपके पास संविधान को अमेंड करने की आजादी है। ठीक है, यहां पर उसने इस बात को स्पष्ट कर। इसके बाद कुछ अन्य वाद हुए, जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघवाद, बामन राव के केस, इस सभी केसों में आधारभूत संरचना की जो सूची बनी थी, उस सूची में और उसको विस्तारित किया गया और बताया गया कि समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत की व्याख्या की जाएगी, और अगर ऐसा महसूस होता है कि हाँ इस सूची में और भी चीजों को ऐड करना है, तो वो एड ऑन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। एक तरीके से कहो तो न्यायपालिका, जो आपका जुडिशरी वाला पार्ट था, उसके द्वारा लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जो आज भी जारी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के महत्व पर। आधारभूत संरचना का महत्व क्या, या पक्ष में अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। आधारभूत संरचना, चूंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि इसका आप आलोचनात्मक विवरण दीजिए या विवेचना कीजिए, तो दोनों पक्षों को हम लोग यहां पर दिखाएंगे। आधारभूत संरचना ऐसे आंतरिक मूल्य हैं जिन पर संविधान की अवधारणा टिकी है। यह संरचना कानूनी प्रणाली का सार है जिसके आधार पर संविधान के दस्तावेज को तैयार किया गया है, और न्यायपालिका इसे अपने विभिन्न निर्णय, सिद्धांत और घोषणाओं के माध्यम से बचाने का प्रयास करती है। ये हम पक्ष में इसको डिफाइन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों ऐसा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पहला केस जो हुआ था शंकरी प्रसाद, उसमें कहा था कि आप अमेंड कर सकते थे। इसका भी जजमेंट यहाँ पर, जजमेंट का कारण आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि आप भाग 3 में संशोधन कर सकते हैं, तो इसका जवाब में लिखाएगा, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में जो सर्वोच्च न्यायालय थी, उसने भी माना था कि संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति संसद को है। ऐसा क्यों माना था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया। क्यों जताया विश्वास, क्योंकि उस समय प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ही संसद के सदस्यों के रूप में सेवा कर रहे थे। यानी कि आजादी उसमें तुरंत मिली थी, आजादी के बाद वही लोग संसद में बैठे थे जो आजादी की लड़ाई में भाग लिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी विश्वास था कि ये लोग हमारे संविधान के साथ कोई छेड़खानी, कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो उनको विश्वास था उस राजनीतिक नेतृत्व पर, जिस कारण से उसने माना कि संशोधन की पूर्ण शक्ति संसद को है। लेकिन समय के साथ ये बदलता चला गया और महसूस हुआ जब कोर्ट को कि नहीं, यहां पे बैठे हुए जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इंटेंशन ऐसा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपने नेक्स्ट जो गोलकनाथ वाला जजमेंट था उसमें तुरंत उसने अपने जजमेंट को चेंज कर दिया। आलोचना कैसे की जाएगी इसकी, आलोचना कर सकते हैं आप इस आधार पर कि अगर आलोचना लिखे तो आधारभूत संरचना के सिद्धांत को अलोकतांत्रिक कहा गया है, क्योंकि न्यायाधीश जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। न्यायाधीश कौन होंगे, वो जो एग्जामिनेशन पास करके आ रहे हैं, वो पद पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा संसद के द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन को अवैध घोषित करना न्यायिक अतिक्रमण है। ये एक तरह से इनक्रोचमेंट है कि लेजिस्लेचर में कौन बैठ रहा है, जो जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जा रहा है, उनके द्वारा कोई नियम लाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को अगर अवैध घोषित करती है तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा ये इनक्रोचमेंट किया जा रहा है। ये आप आलोचना में इस चीज को लिख सकते हैं। फाइनली निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आधारभूत संरचना का सिद्धांत एक सुरक्षा कवच के रूप में भूमिका निभाता है, जो हमारे संविधान की मूल भावना को जीवित रखता है। तो ये आप एक सटीक आंसर कैसे लिखें, इसका एक एग्जांपल हमने आपको दिया। पॉलिटी के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हमारे साथ आप बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर को भी जांच किया जाए या आपके आंसर का मूल्यांकन किया जाए, तो आप हमारे फेसबुक पेज, हमारी अपनी पाठशाला पर अपने आंसर को दे सकते हैं, जहां पर हमारी टीम के द्वारा आपके आंसर की जांच की जाएगी। होप आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए हमारा ये क्लास यूजफुल हो। Thank you for watching us.